हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं कार्तिक शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। चलिए तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की डेफिनेशन। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। तो भैया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? ये क्या होते हैं बेटा? ये जनरल गाइडलाइंस होती है। क्या होती है ये? जनरल गाइडलाइंस है। किसके लिए गाइडलाइंस है? डिसीजन लेने के लिए और आपके बिहेवियर को डिसाइड करने के लिए। तो मतलब मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल्स है ये वो गाइडलाइंस है जो मैनेजर को हेल्प करते हैं क्या करने में? डिसीजन मेकिंग में और उनके बिहेवियर को डिसाइड करने में अलग अलग सिचुएशंस के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। दे आर नॉट एज रिज्ड एज प्योर साइंस। देखिए ये ना प्योर साइंस की तरह रिज्ड नहीं है। तो हमने पहले भी पढ़ा है, जब मैनेजमेंट ही प्योर एग्जैक्ट साइंस नहीं है तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल कैसे होंगे? राइट, क्योंकि ये डील करते हैं किससे? ह्यूमन बिहेवियर से। तो हम इनको अप्लाई कर सकते हैं कैसे? क्रिएटिवली, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ सिचुएशन की डिमांड के अकॉर्डिंगली हम इन प्रिंसिपल को अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से उसको हम उसमें चेंजेस करके उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। चलिए अगला आता है हमारे पास नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। पहला आता है यूनिवर्सल एप्लीकेबल। देखिए ऑर्गेनाइजेशन कैसी भी हो, छोटी हो बड़ी हो, प्रॉफिट मेकिंग हो नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह पे ये प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं। चलिए अगला आता है हमारे पास दीज आर जनरल गाइडलाइन। देखिए ये ना केवल जनरल गाइडलाइंस होती है। राइट, ये कोई आपको रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहे कि भैया आपने एक सर्कमस्टांसेस कंडीशन में आप फंस गए और वहां पे आपको इस तरह की कंडीशन में आपको यही लॉ अप्लाई करना है। नहीं, ये केवल गाइडलाइंस है जो मैनेजर के एक्शन में उसको मदद करते हैं। राइट, बट अप्लाई तो उसको अपनी क्रिएटिविटी से ही करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए अगला है हमारे पास दिस इज फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। ये ऐसे नहीं बना दिए गए, ठीक है, बहुत सारी रिसर्च की गई है, बहुत सारे मैनेजर ने रिसर्च करी है, उसके बाद बनाए गए हैं, हवा में नहीं बनाए गए। ठीक है, चलिए अगला आता है फ्लेक्सिबल। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये फ्लेक्सिबल है, हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी सिचुएशन की डिमांड के अकॉर्डिंगली। क्लियर? नेक्स्ट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये प्रिंसिपल क्या शो करते हैं? ये शो करते हैं कि भैया इस तरह का कॉज है तो इसका इफेक्ट ये होगा। ये मैनेजर को गाइड करते हैं कि अगर आपने ये काम किया तो उसका इफेक्ट ये होगा, जिससे मैनेजर को डिसीजन लेने में मदद मिलती है। ठीक है, अगला कंटिंजेंट। देखिए ये क्या होते हैं? ये पर्टिकुलर प्रिवेलिंग सिचुएशन के हिसाब से उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या सिचुएशन है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अप्लाई किए जाएंगे। इसीलिए ये हमेशा क्या होते हैं? कंटिंजेंट होते हैं, जो बेस्ड होते हैं किस पे? फ्यूचर एक्शन पे, फ्यूचर सिचुएशन पे। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक आता है हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्या सिग्निफिकेंस है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का? पहला, दे हेल्प टू टेक साइंटिफिक डिसीजन। देखिए ये वो डिसीजन लेने में आपको मदद करते हैं जहां पे आप खुद पर्सनली बियास्ड हो जाते हो, आप अपना पर्सनल मोटिव देखने लगते हो। राइट, तो वहां पे आपको ये साइंटिफिकली सही डिसीजन लेने में आपकी मदद करते हैं। अगला, इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उन चेंजेस के अकॉर्डिंगली अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करने में आपको मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं? बाय प्रोवाइडिंग इफेक्टिव एंड डायनेमिक लीडरशिप। आपको लीड करते हैं टू टेक दैट एक्शन दैट हेल्प योर ऑर्गेनाइजेशन टू चेंज अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। अगला आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आपको पता है फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज, इन तीनों के बीच में ये कोऑर्डिनेशन क्रिएट करते हैं और आपको अपने रिसोर्सेज का ठीक से इस्तेमाल करने में मदद करते हैं। अगला, ये मैनेजर को प्रोवाइड करते हैं इनसाइट इनटू रियलिटी। मतलब मैनेजर को गाइड करते हैं सही डिसीजन लेने में, सही टाइम पे सही डिसीजन लेने में मैनेजर को गाइड करते हैं उसकी खुद की नॉलेज, एबिलिटी, क्रिएटिविटी के हिसाब से। चलिए अगला आया फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है केवल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो सोसाइटी को भी हेल्प करते हैं। कैसे? एग्जांपल लेते हैं इक्विटी, कि भैया एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सबको इक्वली ट्रीट करे। ये क्या है? हमारे प्रिंसिपल्स है। राइट, फेयर रेम्युनरेशन, दिस इज आल्सो अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कि भैया
सबको रेम्यूनरेशन कैसा मिलना चाहिए, एम्प्लॉयज को फेयर मिलना चाहिए, तो सोसाइटी को भी हेल्प कर रहे हैं। अगला है हमारे पास मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। ये प्रिंसिपल जो है ना आइडेंटिफाई करते हैं, क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि किस एम्प्लॉय में क्या पोटेंशियल है, राइट, उसको उसके अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, और जो फर्दर रिसर्च है, आने वाले प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो फॉर्म होने हैं उनके लिए जो रिसर्च होनी है उनके लिए भी एक बेसिक आपको प्रोवाइड करते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो चलिए हमारा अगला टॉपिक आता है दैट इज फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फ्यूल ने हमें 14 प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करे हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं उनको। पहला आता है डिवीजन ऑफ वर्क। फ्यूल कहते हैं कि भैया अपने काम को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर लो, उससे क्या होगा, उससे आपकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ेगी और आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे। जब आप अपने टास्क को कंप्लीट करते रहते हैं तो आप मोटिवेटेड रहते हैं, ठीक है। अगला आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्यूल कहते हैं कि देखिए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा साथ साथ चलते हैं। कैसे, आपने मान लीजिए किसी को अथॉरिटी प्रोवाइड करी बट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, तो क्या करेगा, अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करेगा। और आपने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है पर उसके लिए आप अथॉरिटी नहीं दे रहे अकॉर्डिंगली, तो क्या होगा, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि हमेशा दोनों साथ साथ चलते हैं। अगला है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का सिंपल मतलब है कि ओबीडियंस टू द ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड रेगुलेशन, कि भैया ऑर्गेनाइजेशन की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं और करवाना भी है, जिससे क्या होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई चाओस कंफ्लिक्ट्स वगैरह नहीं होंगे। चलिए अगला आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहता है देखिए एक ग्रुप है तो उसका ऑब्जेक्टिव भी एक ही होना चाहिए, उसका हेड भी एक होना चाहिए और उसका प्लान भी एक होना चाहिए। इससे क्या होगा, उन सबके काम की जो डायरेक्शन है वो भी क्या रहेगी, एक रहेगी, और वो डायरेक्शन क्या होगी, ऑर्गेनाइजेशन का गोल, ठीक है। अगला आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। सिंपल वर्ड में कि अपने इंटरेस्ट से पहले हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को आपको रखना है। अगर आपको कभी डायलेमा होता है अपने इंटरेस्ट को लेके और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को लेके, तो आपको हमेशा ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट ही प्रायोरिटाइज करना है, उसको हमेशा प्रायोरिटी प्रोवाइड करनी है। अगर आपको कभी डायलेमा होता है कि अपना फायदा देखें या ऑर्गेनाइजेशन का फायदा देखें, तो आपको हमेशा ऑर्गेनाइजेशन का ही फायदा देखना है। चलिए अगला आता है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। देखिए एम्प्लॉय को आपको हमेशा एक कॉम्पिटिटिव सैलरी देनी पड़ेगी जो उसको बाकी मिल रही है, तभी तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा रहेगा और हमेशा मोटिवेटेड रहेगा। एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेटेड होगा तभी तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा। अगला आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसको जरा ठीक से समझिए। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर को कॉन्सेंट्रेट कर लेना और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट वर्क है, इंपॉर्टेंट डिसीजन है, उसे आप सेंट्रलाइज कर लो, और जो लेस इंपॉर्टेंट वर्क और लेस इंपॉर्टेंट डिसीजन उसे आप क्या कर दो, डिसेंट्रलाइज कर दो। सिंपल। चलिए अगला आता है स्केलर चेन। स्केलर चेन प्रिंसिपल क्या कहता है, कहता है कि भैया जो अथॉरिटी है ना, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट तक जो आती है वो हमेशा हाईएस्ट टू लोवेस्ट आती है, ऊपर से नीचे आती है। जो पावर है, जो अथॉरिटी है, वो हमेशा ऊपर से नीचे आएगी और आपको इस चैनल को क्या करना है, फॉलो करना है। क्लियर। अगला आता है हमारे पास ऑर्डर। ऑर्डर क्या कहता है, एवरीथिंग, सभी चीजें, और एवरीवन, और सभी लोग, शुड बी इन इट्स डेजिग्नेटेड प्लेस, अपनी सही जगह पर होने चाहिए। सही वस्तु और सही लोग सही जगह पे हो, जिससे उन्हें ढूंढना ना पड़े, इजीली वो एक्सेसिबल हो ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में टाइम की भी सेविंग हो और अननेसेसरी एक्टिविटीज ना हो। क्लियर। चलो अगला आता है हमारे पास हमारा इक्विटी। इक्विटी सिंपल है, कहते हैं कि भैया कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, कोई भेदभाव नहीं करना, किसी भी बेसिस पे कोई भेदभाव नहीं करना, सेक्स के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, क्रीड के बेसिस पे, बैकग्राउंड के बेसिस पे, किसी भी बेस पे कोई ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरह का भेदभाव नहीं करना। अगला आता है हमारे पास यूनिटी ऑफ कमांड। ये सिंपल प्रिंसिपल है हमारा। ये कहता है कि भैया एक सबऑर्डिनेट को जो ऑर्डर मिलेगा वो केवल एक सुपीरियर से मिलना चाहिए। अगर एक से ज्यादा सुपीरियर उसको ऑर्डर देंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और उसकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी दोनों ही कम हो जाएगी। समझो मेरी बात को। मोहन है, मोहन को राम भी ऑर्डर दे रहा है, श्याम भी ऑर्डर दे रहा है, तो क्या होगा, मोहन कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया मैं किसका काम पहले करूं।
तो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। चलिए अगला आता है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल्स। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का सिंपल मतलब है कि भैया आपको लेबर टर्नओवर जो है उसे कम करना है। देखिए आप किसी भी एम्प्लॉय को रिक्रूट करने में बहुत पैसा, बहुत टाइम और बहुत एनर्जी लगाते हैं। अगर वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को बार बार छोड़ के चला जाएगा या आप खुद उसको निकाल देंगे तो आपको पूरा का पूरा प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा, जिसमें आपके रिसोर्सेज का वेस्ट होना पक्का है। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको लेबर टर्नओवर कम करना है, पर्सनल्स को स्टेबल करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। क्लियर। अगला आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का सिंपल सा मतलब है एम्प्लॉइज शुड बी एनकरेज टू डेवलप, कि आपको अपने एम्प्लॉइज को हमेशा एनकरेज करते रहना है कि वो डेवलप करे जो उनकी एबिलिटी है, अपनी एबिलिटी के हिसाब से अपनी कैपेबिलिटी को और अपनी नॉलेज को और गेन करते रहे और बढ़ाते रहे, जिससे कि डेवलपमेंट हो उनका भी और साथ में ऑर्गेनाइजेशन का भी। अगला आता है एस्ट्रिड डी कॉप्स। ये क्या बोलता है, ये सिंपल बोलता है कि देखिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक टीम स्पिरिट क्रिएट करो, अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी की फीलिंग क्रिएट करो। और वो कैसे होगी, एक एग्जांपल दिया हुआ है, आई की जगह वी का इस्तेमाल करो। मैं कर सकता हूं नहीं, हम कर सकते हैं, हम इस YouTube चैनल को बहुत आगे ले जा सकते हैं। जब ये फीलिंग होगी तभी तो हम सब ग्रो करेंगे। चलिए आई होप यहां तक समझ में आ गया है। तो मैं अगला टॉपिक आता है टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है प्रिंसिपल्स प्रोवाइडेड बाय टेलर। टेलर ने हमें कुछ प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करे। चलिए एक एक करके हम सबको पढ़ते हैं। पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। टेलर कहते हैं कि देखिए जितने भी जॉब आप परफॉर्म करते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, हर जॉब के लिए आपको क्या करना है, एक साइंटिफिक स्टडी करनी है। क्या करनी है, साइंटिफिक स्टडी। और आपको अपने पुराने जो रूल ऑफ थंब मेथड्स आप यूज करते थे, हिट एंड मिस मेथड्स आप यूज करते थे, उन्हें आपको यूज नहीं करना। साइंटिफिक स्टडी करके आपको कुछ टेक्निक्स डेवलप करनी है। वो टेक्निक आपको हेल्प करेगी आपके काम को इजीली, क्विकली और सिंपली करने में, राइट। चलिए अगला आता है हमारे पास हार्मोनी नॉट डिसगार्ड। इसका क्या मतलब है, देखिए टेलर कहते हैं कि देखिए मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में एक हार्मोनी क्रिएट होनी चाहिए। उनको एक दूसरे के काम को समझना होगा और एक दूसरे के काम की रिस्पेक्ट करनी होगी, जिससे उनके बीच में कोई कंफ्लिक्ट ना हो। क्लियर। चलिए अगला आता है हमारे पास कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये इसी का एक एक्सटेंशन है, हार्मोनी नॉट डिसगार्ड का ही एक्सटेंशन है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये क्या कहता है, कहता है कि भैया दोनों के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए। फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। किसके बीच में, हमारे मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में। ये कहता है कि एम्प्लॉय के सारे सजेशंस को आपको लेना चाहिए और उनको अडॉप्ट करना चाहिए, जिससे क्या ना हो, एम्प्लॉय स्ट्राइक ना करे, एम्प्लॉय प्रोडक्शन में किसी भी तरह की कोई परेशानी डेवलप ना करे। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, एम्प्लॉय और मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी है और मिलकर उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफॉर्म करना है। क्लियर। चलिए अगला आता है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। कि भैया हर इंसान का, जितने भी आपके एम्प्लॉइज है उन सबको आपको क्या करना है, डेवलपमेंट करना है उनकी फुलेस्ट एफिशिएंसी से। कैसे करना है, आपको सिलेक्शन करना है उन एम्प्लॉइज का, ठीक है, और उनको काम देना है। काम देना है उनकी एबिलिटी के हिसाब से। क्लियर। जब वो अपनी एबिलिटी के हिसाब से काम करेंगे तो वो क्या करेंगे, नॉलेज गेन करेंगे, राइट, उनका डेवलपमेंट होगा। क्लियर। और जब उनका डेवलपमेंट होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का तो डेवलपमेंट होना ही होना है। क्लियर। चलिए अगला आता है हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। तो पहले देखते हैं स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है। इसमें हमें तीन चीजें होती है। पहला कि भैया हमें मेंटेन करना है अपना क्वालिटी स्टैंडर्ड, ठीक है। दूसरा हमें अपने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेटअप करने हैं। क्लियर। और तीसरा आता है हमें अपने टारगेट्स को टाइम पे कंप्लीट करना है। इजी। चलिए इसके बाद आता है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन क्या कहता है कि आपको एलिमिनेट करना है, आपको जितने भी आपके अनवांटेड प्रोडक्ट और सर्विसेज है उन सबको एलिमिनेट करना है, जिससे आप अपने काम को सिंपली कर सको। देखो मैं इसको एग्जांपल समझाता हूं। आजकल क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है, बहुत सारे प्रोडक्ट में डील करने लगती है, जिसकी वजह से उनका जो मैनेजमेंट है वो पॉसिबल नहीं हो पाता। भैया इतने सारे प्रोडक्ट में अगर आप डील करोगे तो क्या होगा, हर चीज कॉम्प्लेक्स हो जाएगी,
ठीक है, तो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो ये प्रिंसिपल कहते हैं कि भैया अपने काम को सिंपल रखो, जो अनवांटेड प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी है या फिर अनवांटेड एक्टिविटीज है उन सबको क्या कर दो, खत्म कर दो। अपने काम को हमेशा क्या रखो, सिंपल रखो। क्लियर। इसके बाद आता है मेंटल रिवोल्यूशन। मेंटल रिवोल्यूशन मैंने आपको पहले भी बताया था कि भैया एटीट्यूड में चेंज करना है, किसके, वर्कर और मैनेजमेंट दोनों के, राइट, जिससे कि वो एक दूसरे के साथ क्या करे, कोऑपरेशन करे। ठीक है, वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में क्या हो, कोऑपरेशन की फीलिंग डेवलप हो। ठीक है, उनका जो माइंडसेट है वो कंपटीशन से चेंज करके कोऑपरेशन पे लाना है। उनको एक दूसरे से कंपीट नहीं करना, उन्हें एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना है, जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। चलिए, तो हमारा अगला आता है हमारे पास डिफरेंशियल वेज सिस्टम। डिफरेंशियल वेज सिस्टम में टेलर साहब क्या कहते हैं, कहते हैं कि देखिए वेजेस पे करनी है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन, जो जितना काम करेगा उसके हिसाब से उसको वेज पे करनी है। इससे क्या होगा कि एम्प्लॉय हमेशा मोटिवेटेड रहेगा ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए। समझो डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम क्या है, एग्जांपल समझाता हूं। मान लो अगर कोई भी एम्प्लॉय 10 से ज्यादा प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करता है तो उसे सैलरी देनी है किसके हिसाब से, 50 रुपीज पर प्रोडक्ट के हिसाब से। और अगर कोई एम्प्लॉय 10 से कम प्रोडक्शन करता है तो उसे सैलरी दो किसके हिसाब से, 40 रुपए पर प्रोडक्ट के हिसाब से। मान लो ए है, ए ने 11 प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करा तो उसको सैलरी मिलेगी, कितनी मिलेगी, 11 इंटू 50, दैट इज 550 रुपए। वही बी है, बी ने क्या करा, केवल 9 प्रोडक्ट बनाए, अब उसको हम सैलरी देंगे किसके हिसाब से, 40 रुपए के हिसाब से। कितनी हुई, केवल 360 रुपए। तो अगली बार क्या होगा, बी देखेगा कि भाई ए को तो सैलरी ज्यादा मिल रही है क्योंकि उसने कम से कम कितने बनाए, 10 से ज्यादा प्रोडक्शन करा, तो वो अगली बार मोटिवेटेड रहेगा ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए। इससे क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उसका मोटिवेशन बढ़ेगा, उसको एक इंसेंटिव मिलेगा ज्यादा काम करने का। क्लियर। तो अगला आता है हमारे पास वर्क स्टडी टेक्निक। क्या आता है बेटा, वर्क स्टडी टेक्निक। इसमें हमें 4 चीजें पढ़नी है, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी और फटीग स्टडी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में क्या है, हम अलग अलग मेथड्स को स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, राइट। उसके बाद उनमें से बेस्ट मेथड जो होता है ना, जो हमारे काम की एफिशिएंसी को, वर्क की एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा, उसको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मेथड स्टडी। फाइंड आउट द बेस्ट वे ऑफ डूइंग जॉब टू इंक्रीज एफिशिएंसी। क्लियर। अगला आता है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में हम क्या पढ़ते हैं बेटा, हम एलिमिनेट करते हैं, हम खत्म करते हैं किसको, जो अननेसेसरी और इनएफिशिएंट मोशन होता है किसका, वर्कर का। देखिए फैक्ट्री के अंदर जो वर्कर होता है वो क्या करता है, फालतू में कभी इधर उठ रहा है, कभी उधर उठ रहा है, कभी उससे बात कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, जो कौन सी एक्टिविटी हमारी, इनएफिशिएंट और अननेसेसरी एक्टिविटी, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी एफिशिएंसी कम होती है, हमारी प्रोडक्टिविटी कम होती है। तो हमें उन एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट करना है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोशन स्टडी। क्लियर। अगला आता है हमारे पास टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का मतलब क्या है, हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, जो हमें लेना है किसी भी एक वेल डिफाइंड जॉब को परफॉर्म करने के लिए। जब हम एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर देंगे ना, तो उससे क्या होगा, उससे हम डिटरमाइन कर पाएंगे कि हमें कितनी लेबर फोर्स चाहिए, हमें लेबर कॉस्ट कितनी होगी, हमें वर्किंग ओवर कितने कराने हैं, लोग वर्कर से हमारे पास कितने घंटे हमें काम कराना है, राइट। तो ये सब हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। क्लियर। अगला आता है हमारे पास फटीग स्टडी। फटीग स्टडी का सिंपल मतलब है कि वर्कर है, वर्कर जो है हमेशा, मशीन तो नहीं है, ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग थकता भी है। जब वो काम करता रहेगा तो कुछ टाइम बाद वो थकेगा, जब वो थकेगा उसकी एफिशिएंसी कम होगी, तो उसको क्या चाहिए, रेस्ट चाहिए। जब उसको रेस्ट मिलेगा तो दोबारा से वो क्या होगा, फुल एनर्जी से वापस आएगा। तो हमें वही स्टडी करना है कि भैया कितने टाइम का और कितनी बार हम क्या दे, रेस्ट इंटरवल दे इसको, वर्कर को, एक पर्टिकुलर काम को परफॉर्म करने के लिए, जिससे कि उसकी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ पाए। क्लियर। उसकी जब स्टडी करनी है उसको बोलते हैं हम फटीग स्टडी। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो आता है बेटा फंक्शनल फोरमैनशिप। ये टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों को अलग अलग कर देते हैं। देखिए जो प्लानिंग कर रहा है वो ठीक से एग्जीक्यूशन नहीं कर पाएगा, जो एग्जीक्यूट कर रहा है वो ठीक से प्लानिंग नहीं कर पाएगा, इसलिए हम दोनों को बिल्कुल अलग अलग कर दिया और हर एक में अलग अलग मैनेजर्स रख दिया, अलग अलग बॉस रख दिए। ठीक है, इसको हम फैक्ट्री मैनेजर्स कहते हैं, उसमें वर्कमैन है। देखिए 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक प्रोडक्शन इंचार्ज और दूसरा प्लानिंग इंचार्ज। इसका काम केवल प्लानिंग करने का है और इसका प्रोडक्शन करने का।
ठीक है, अब इसमें क्या है हमारे पास 4 हेड है। चलिए एक एक करके देखते हैं चारों को। पहला आता है डिसिप्लिनरी। इसका काम क्या होता है कि भैया रूल्स एंड रेगुलेशन को लागू करवाना, ठीक है, वर्कर्स को रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करवाना। अगला आता है हमारे पास इंस्ट्रक्शन कार्ड। इसका काम क्या होता है बेटा, वर्कर को इंस्ट्रक्शन देना कि ये काम ऐसे करना है आपको, ठीक है। अगला आता है रूट कलर। रूट कलर का काम होता है कि स्पेसिफाई करना एग्जैक्ट सीक्वेंस क्या है और रूट क्या है किसी भी प्रोडक्शन का, कि भैया आपको इस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना है तो क्या सीक्वेंस रहेगा, पहले आपको ये करना है, फिर दूसरा एक्टिविटी ये करनी है, तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस बताएगा, उसको पूरा का पूरा रूट बताएगा, पूरा का पूरा मैप बताएगा कि कैसे कैसे काम करना है, ठीक है। चलिए अगला आता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ये भी है टाइम और कॉस्ट शीट क्रिएट करता है कि कितने टाइम में कोई एक्टिविटी होनी चाहिए और कितनी कॉस्ट उसमें लगनी चाहिए, कि टाइम और कॉस्ट को प्लान करता है, उसको मिनिमम करने की कोशिश करता है हमेशा कि टाइम भी कम से कम लगे और कॉस्ट भी कम से कम लगे, रिसोर्स का इस तरह से इस्तेमाल हो कि टाइम और कॉस्ट दोनों को हम सेव कर सके। इसके बाद आता है हमारे पास प्रोडक्शन इंचार्ज। प्रोडक्शन इंचार्ज में सबसे पहले कौन सा आता है बेटा हमारे पास, स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का काम ये है कि टाइमली कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा जॉब, ये देखना कि टाइम से कंप्लीट हो जाए हमारा सारा काम। दूसरा गैंग बॉस जो होता है, इसका काम होता है कि भैया हमारे जितने भी टूल्स है, हमारी मशीनरी है, उसको रेडी रखना, क्लियर। रिपेयर बॉस का काम होता है कि जितने भी हमारे टूल्स और मशीनरी है, हमारे टूल्स और मशीनरी, उन्हें हमेशा वर्किंग कंडीशन में रखना, वो कभी भी ब्रेक डाउन ना हो, अगर ब्रेक डाउन होता है तो फटाफट रिपेयर करे उसे। अगला आता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर देखता है कि भैया जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो प्रोडक्ट बन के आ रहे हैं, उनका क्वालिटी चेक करता है। क्या करता है, उसकी क्वालिटी चेक करता है, जो हमने काम कर रहा है उसकी क्वालिटी का ध्यान रखता है, क्लियर। आई होप ज्यादा समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बचता है, वो है डिफरेंस बिटवीन टेलर एंड हेनरी फेयोल, ठीक है। तो बेटा दोनों का पर्सपेक्टिव की बात करें तो यहां पे कौन इन्वॉल्व होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, और यहां पे मेनली ये जितना भी प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, सारी टेक्निक बनाई गई है, वो किसके लिए बनाई गई है बेटा, फ्लोर लेवल या जो हमारे पास फैक्ट्री लेवल मैनेजमेंट होता है उसके लिए। इसके बाद यूनिटी ऑफ कमांड। देखिए फेयोल के लिए यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो करना ही करना है, राइट, बहुत मैटर करता है। ऑन द अदर हैंड टेलर के लिए ये इतना मैटर नहीं करता, क्लियर। अगला आता है हमारे पास एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी मतलब क्या है कि भैया इसकी जो प्रिंसिपल्स है वो हर जगह पर एप्लीकेबल है। ऑन द अदर हैंड टेलर के जो प्रिंसिपल है वो केवल स्पेशलाइज्ड सिचुएशन में ही एप्लीकेबल होते हैं। हैंडी जितने प्रिंसिपल है वो कैसे बने हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस से बने हैं। ऑन द अदर हैंड टेलर के जितने भी प्रिंसिपल्स है वो कैसे बने हैं बेटा, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से, राइट, रिसर्च की गई है। अगला आता है हमारे पास फोकस। हेनरी ने किस पे फोकस किया बेटा कि पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको इंप्रूव कर सके, ठीक है, पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन का एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको इंप्रूव कर सके। ऑन द अदर हैंड टेलर ने केवल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने पे फोकस किया। पर्सनालिटी दोनों की कैसी है, ये प्रैक्टिशनर है और ये है हमारे पास कौन, हमारा साइंटिस्ट, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या रहता है बेटा, जनरल थ्योरी, सारी एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी को स्टडी करते हैं, और यहाँ पे जितना भी मैनेजमेंट होता है वो किस तरह से होता है, साइंटिफिकली होता है। हाँ तो मेरे होनहार छात्रों, आई होप सभी कंसेप्ट क्लियर है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और हाँ, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लो, उनका भी कुछ भला हो जाएगा। बाकी टॉपिक्स की वीडियोस बहुत जल्दी लेके आने वाला हूं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।